ने क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, है ना। आज आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो आप लोगों को पता है एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसको डिनोट किससे करेंगे, यू से करेंगे। एनर्जी का जो यूनिट होगा वही यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज है, पहला पॉइंट चार्ज है आपका Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है आपका Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। यहाँ पर K की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। तो U बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R रखोगे। अगर लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज कल ही बताया था, लाइक चार्ज का मतलब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो क्या होगा, रिपल्सिव एनर्जी होगा। मतलब सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर अनलाइक चार्ज रहे, अगर मतलब एक चार्ज निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव एनर्जी होगा, है ना। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन में R, यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू साइन के साथ रखते हैं। मान लो कि चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो ये तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए है। मान लो कि सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब तो उसमें क्या करेंगे, जितने भी पेयर बनेंगे सब सारे पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपका एक सिस्टम है जहाँ ट्राइंगल है और यहाँ पर 3 चार्ज है Q1 Q2 और Q3। तो इससे कहेगा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितने होंगे। तो निकालने का फॉर्मूला है कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 है। n की जगह 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन में 2, यानी टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज कितने बनेंगे, 3। तो अगर पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा तो Q1 और Q2 यानी K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है, A, तो A ले लेंगे प्लस अब दूसरे की वजह से Q2 Q3, तो K Q2 Q3 अपॉन में A और एक तीसरा पेयर यहाँ पर बना तो K Q3 Q1 अपॉन में A हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि सपोज डैट यहाँ पर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ, है ना, तो रेक्टेंगल में यहाँ पर मान लो चार्ज Q है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और इसका डिस्टेंस मान लो A है। तो आपसे कहेगा कि इसमें टोटल सिस्टम कितने बनेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का सम अप कितना होगा। तो क्या बताओगे, n की जगह कितना रखोगे, देखने से लग रहा होगा 4, लेकिन n की जगह 4 रख के देखना। तो 4 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, n की अपॉन में 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी टोटल कितने बनेंगे 6, क्योंकि इसका डायगोनल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो कितने पोटेंशियल एनर्जी होंगे सबको ऐड करना रहेगा, है ना। उसके बाद अगर की पॉइंट की बात करें तो मान लो यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ रखा है तो इसको ध्यान से समझोगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन में R जानते हो तो मान लो कि अगर दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, मतलब Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, या Q1 निगेटिव और Q2 निगेटिव, कहने का मतलब दोनों चार्ज सेम है, तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और उस केस में अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और डिस्टेंस को कम करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर चार्ज एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आप लोग क्या सोचोगे कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में क्या है, R है। तो अगर R को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों निगेटिव है, अगर R को बढ़ाओगे तो आप लोग कहोगे कि निगेटिव क्या होगा, कम होगा, लेकिन कम नहीं होगा, ये भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक निगेटिव है तो ओवरऑल इसकी वैल्यू निगेटिव में जाएगी, तो निगेटिव में जाने का मतलब ये क्या होगा, बढ़ेगा। अगर R को कम करोगे तो U क्या, R को कम करोगे तो U भी क्या होगा, कम होगा। कब, जब दोनों चार्ज आपका अलग अलग है तब। तो इसको एक बार देख लेना। वर्क डन क्या, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में Q नॉट। तो यहाँ डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U अपॉन में Q नॉट। तो यहाँ पर आगे आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अब पोटेंशियल की बात करेंगे तो किसी पॉइंट, ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो मान लो किसी P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता करना है, तो पोटेंशियल यानी इस P पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। शॉर्ट में लिखोगे तो K Q अपॉन में R हो जाता है, Q को साइन के साथ लेना है। अगर मान लो A और B है तो यहाँ पर भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में Q नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से
ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। नेक्स्ट आओगे तो आपका है वर्क डन। तो यहाँ देखो VA है पोटेंशियल, VB है, तो वर्क डन यानी यहाँ से अगर Q नॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर Q VB माइनस V नॉट। एक एग्जाम्पल लिया गया है, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल 500 वोल्ट है और यहाँ पर पोटेंशियल माइनस 500 वोल्ट है, तो पूछेगा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q VB माइनस VA। तो Q की वैल्यू कितना दे रखा है 1 कूलम, तो 1 VB की जगह कितना है माइनस 500, तो माइनस 500 फॉर्मूले का माइनस और ये प्लस है तो माइनस 500, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस 1000 जूल। अगर मैं यहाँ पर सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है जितने भी आपके पोटेंशियल होंगे अलजेब्रा की तरह जैसे ऐड करते हैं उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है जीरो पोटेंशियल पॉइंट। तो अगर देखो लाइक चार्ज होगा तो नो जीरो पोटेंशियल पॉइंट होगा। लाइक चार्ज का मतलब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होगा तो 2 पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल होगा। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो एक जो पोटेंशियल इसका जीरो होगा वो बीच में कहीं होगा और एक कहीं बाहर होगा। तो अगर कहेगा इनसाइड पॉइंट कैसे निकालेंगे A, तो A कैसे निकालोगे Q2 इंटू R अपॉन में Q1 प्लस Q2। अगर आउटसाइड पॉइंट निकालोगे तो Q1 इंटू R, Q1 में से Q2 को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। अब कुछ जैसे हम लोगों ने कल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि स्फीयर में क्या होगा कंडक्टिंग के केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में, वैसे ही पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो मान लो ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो कंडक्टिंग जब भी बोलेगा तो जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे आ गया तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन केस 1 लेते हैं, अगर पोटेंशियल इनसाइड की बात करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछ भी रखा है, याद रखना। अगर मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है तो कहेगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर कहेगा अंदर में पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल बताओगे कि कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। और ये किसके बराबर होता है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा KQ अपॉन में R के बराबर होता है। दूसरा केस क्या है, अगर मान लो सरफेस पे है तो इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से R तक है, तो V सरफेस पे KQ अपॉन में R हो जाएगा। मान लो बाहर कोई पॉइंट लिए हो R, तो ये वाला डिस्टेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, V आउटसाइड में KQ अपॉन में जहां पर लिए हो अपॉन में स्मॉल r। इसका ग्राफ माइंड में रखना, ग्राफ क्या है, मान लो कि यहाँ पर अंदर में पोटेंशियल क्या था कांस्टेंट, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, जैसे ही बाहर जाओगे तो पता है कि R को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल कम होगा तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो इसके बीच का ग्राफ भी याद रखना, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है। अब दूसरा केस आएगा पोटेंशियल ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज सब बगल क्या होता है, स्प्रेड होता है, सरफेस पे नहीं आता है, ठीक है। तो इस केस में अगर केस 1 की बात करें तो वहां पर इनसाइड में कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर इनसाइड में आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि इनसाइड में क्या होगा, KQ ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन में 2R की पावर 3। अगर सेंटर की बात करोगे तो यानी ये वाला पॉइंट सेंटर पे आ गया R, तो R को 0 रखोगे तो ये सेंटर पे जाएगा, तो V सेंटर पे कितना आ जाएगा 3। इसको ऐसे लिखोगे तो ये बनेगा 3/2 KQ अपॉन में R। तो याद रखना कि सेंटर पे जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो 1.5 टाइम्स अंदर में आता है, यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा 1.5 टाइम्स या 3/2 टाइम्स याद रखना सेंटर के पोटेंशियल के होता है, ठीक है। अगर केस 2 है सरफेस पे तो जो ऊपर वाला केस था वही होगा। अगर बाहर की बात करें तो KQ अपॉन में R हो जाएगा, सिर्फ इनसाइड के केस में अंतर आता है। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी पूछ रखा है कैसे बनेगा, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है आपका डिस्टेंस R है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अंदर देखो, अंदर की बात कर रहा है तो अंदर में पोटेंशियल 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, तो शुरू में क्या होगा, इसका ग्राफ पैराबोला की तरह होगा, पैराबोला की तरह होगा। और जैसे ही R बराबर R आएगा यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, उसके बाद अगर डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पैराबोला किस पॉइंट पे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस पॉइंट पे है, याद रखना पैराबोला होगा अगर इनसाइड के केस में पोटेंशियल को वेरी करवा रहे हो, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जब आउटसाइड में ले जा रहे हो, किसमें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। तो इस ग्राफ के बारे में भी पूछ रखा है कि कब कौन सा ग्राफ आएगा। अगर चार्ज रॉड है, रॉड की बात कर रहे हैं तो ये रॉड है जिसका लेंथ मान लो L है। अगर इस P पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन में टोटल लेंथ और LL D प्लस L अपॉन में D। यहाँ पर Q/L कल पढ़े थे क्या होता है, लेमडा, लेमडा यानी चार्ज डेंसिटी, तो Q/L को मैंने क्या लिख दिया, लेमडा, तो ये हो जाएगा K लेमडा LN D प्लस L अपॉन में D। तो अगर रॉड का केस आएगा तो आपको ये याद रखना होगा। अगर रिंग का केस है तो रिंग में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, KQ अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है।
ग्राफ देख लो, सेंटर पे क्या होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, बाकी इधर कम होगा और इधर भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट अगर केस जानते हैं तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो अगर पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर के लेमडा अपॉन में थीटा आ जाएगा। के लेमडा को क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू थीटा। तो कल हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, वहां पर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओगे तो डाइपोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता ही है। तो डाइपोल होता क्या है, रेगुलर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि दो सिमिलर चार्ज है और दोनों का एक निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, उसके बीच का डिस्टेंस मान लो डी है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यानी P बराबर हो जाएगा Q इंटू इसके बीच का डिस्टेंस D। यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। डायरेक्शन की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट बोलेगा कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये याद रखिएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अगर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बोलेगा तो ईपी बराबर केपी अपॉन में आर की पावर 3 अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो स्पेशल केस आएगा, एक आपका आएगा जब इक्वेटोरियल पे बनेगा और दूसरा आएगा जब एक्सियल पे बनेगा। तो एक्सियल के केस में थीटा को क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो अगर इस थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे तो एक्सियल पे जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 2 kp अपॉन में r की पावर 3। अगर इक्वेटोरियल की बात करोगे तो इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, kp अपॉन में r की पावर 3। यहाँ पर cos की वैल्यू रखोगे तो 0, तो ये हो जाएगा kp अपॉन में r की पावर 3 लेकिन निगेटिव साइन के साथ। आप लोगों को क्लास में ये भी बताया गया था कि एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल का। तो ये याद रखना, ई एक्सियल बराबर 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल होता है। लेकिन अगर रेशियो पूछेगा कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का क्या होता है तो 2/1। अगर उल्टा पूछा ई इक्वेटोरियल अपन में ई एक्सियल तो 1/2। तो ये वाला स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है वो समझाया गया है। तो देखो यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है वो बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर Vp क्या हो जाएगा, Kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये जनरल केस है पोटेंशियल का, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल केस क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल केस था Kp r की पावर 3 ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर क्या है Kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अगर एक्सियल की बात करोगे तो cos 0 आएगा, Kp अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। वहां पर इक्वेटोरियल पे होता था कुछ, लेकिन यहाँ पर इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है ये समझेंगे अब। तो यहाँ पर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है Q। तो अगर यहाँ पर फोर्स लगाएगा तो QE इधर जाएगा और QE इधर से खींचेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा भी इधर फोर्स ज़्यादा मिला तो ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इसमें क्या होता है, रोटेशनल मोशन ओनली होता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो इसमें दोनों होता है, ट्रांसलेशनल रोटेटरी भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेटरी भी होता है। तो यूनिफॉर्म में ट्रांसलेशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होता है, ये आपको याद रखना होगा। फोर्स नेट 0 हो सकता है, लेकिन टॉर्क हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क नेट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, P क्रॉस E होगा। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए PE साइन थीटा हो जाएगा। अब कहेगा कि टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम किस पे होता है, 90 डिग्री पे। तो टॉर्क मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। अगर साइन थीटा 90 है तो 1, तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा PE। अगर मिनिमम टॉर्क की बात करेगा तो थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री पे होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो टॉर्क मिनिमम की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है टॉर्क के केस में कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है, टॉर्क मिनिमम कितना होता है। जो बच्चे अगर रेगुलर क्लास में ध्यान से पढ़े होंगे उनका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है,
है इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2। इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया था। तो वर्क बराबर हो जाएगा PE cos θ माइनस cos θ2। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में निगेटिव साइन आएगा माइनस PE cos θ2। अगर मिनिमम यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में θ 0 हो जाएगा cos θ1 तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE के बराबर हो जाएगा। अगर θ 180 हुआ या cos θ माइनस 1 हो जाएगा तो θ 180 पे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और θ 0 पे पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म ऊपर मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहां पे ऐसा पॉइंट जहां पे सारा पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पर मान लो कि ये पोटेंशियल VA है, VB है और यहाँ पोटेंशियल VC है। तो देखो ये एक ही लाइन पे है तो इसलिए VA और VB का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। और ये पोटेंशियल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे ना तो पोटेंशियल कम होते जाता है। तो जो पहले है उसका पोटेंशियल ज्यादा है और VC का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्लास में ये एग्जांपल दिया गया होगा। ये हर एक सरफेस पे क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बताया वही लिखा हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एवरी लोकेशन। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर एक पोटेंशियल ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर कहेगा वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q डेल्टा V। अब देखो इक्विपोटेंशियल है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी एग्जाम में पूछ रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन 0 होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करें तो इस पे तो न्यूमेरिकल भर भर के आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अगर E बराबर क्या होता है, रिलेशन है E बराबर माइनस dB अपॉन में dr। अगर x एक्सिस में जाओगे तो माइनस डेल बी अपॉन में डेल एक्स, y एक्सिस में माइनस डेल बी अपॉन में डेल y और Ez हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन में डेल z। तो ये रिश्ता है आपका डेल्टा V और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, डेल्टा V बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। तो E बराबर अगर सबको कंबाइन करोगे तो माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाई डेल जेड के कैप। ये क्या है जो क्लास में रेगुलर करे होंगे, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर आओगे तो यहाँ पर ये पढ़ लेना कि पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, लार्ज डिस्टेंस होगा मिनिमम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कल ही बताया था। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, E1 बाई E2 R2 बाई R1 के बराबर होगा। Q टोटल क्या होगा, Q1 प्लस Q2, ये कल भी बता रखा था। नेक्स्ट आओगे तो अब अगला पड़ाव है हमारा कैपेसिटेंस, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने टॉपिक थे हम लोगों ने कर लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बिना तो नीट का पेपर बनेगा ही नहीं। कैपेसिटेंस से 1 या 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और क्या आएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, Q बराबर C भी आपको सर्किट दे के कहेगा कि यहाँ पर चार्ज निकालो, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ। तो समझोगे तो मैं जो आज क्वेश्चन लाया हूँ कैपेसिटेंस पे ही लाया हूँ, क्योंकि यही एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो इसको अच्छे से और क्वेश्चन फिर ट्राई करना। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस कहता है कि जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो Q बराबर CV आएगा, यानी यहाँ से C निकालोगे तो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल हो जाएगा। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बीच का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर इजी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है। तो देखो फॉर्मूला अगर याद है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, दूसरा एरिया ऑफ प्लेट पे करेगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। और पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा कि अगर 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस कम होगा या ज्यादा होगा। तो नीचे है बढ़ा रहे तो ये कम होगा, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारा रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है ये भी पता होना चाहिए। देखो बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मूला में Q बाई V है तो चार्ज पे डिपेंड करता होगा और पोटेंशियल पे डिपेंड करता होगा, लेकिन नहीं करता। आप इंडिपेंडेंट लिखना, चार्ज से होता है और पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस सबको पता होगा, फैराड होता है। यूनिट कंपलसरी है, यूनिट याद होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होता है। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन रट के जाओगे, अगर कैपेसिटेंस का डायमेंशन
डायमेंशन बोल दिया तो आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो ड्राइव करने आना चाहिए, जो कि आप कर नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि रट्टा मार के जाना, वो किसी चीज का भी डायमेंशन पूछ सकता है। तो डायमेंशन क्या होगा, m-1 l-2 a² t की पावर 4। अब यहाँ पर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर सबको पता है। अगर देखो, अगर वर्क डन बाय बैटरी है तो QV और CV² होता है, लेकिन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 50%। आप ये नहीं भी याद कर पा रहे हो तो सिर्फ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर याद रखना, हाफ QV होता है। अगर चार्ज और वोल्टेज दिया होगा तो हाफ QV होगा, अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया होगा तो CV²/2, या आप लोग ऐसे याद किए होगे हाफ CV², तो बात वही है। और दूसरा, अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया होगा तो Q²/2C। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में ये तीन फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, हाफ QV, दूसरा CV²/2 या Q²/2C, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो वेरिएशन विद प्लेट सेपरेशन, है ना। तो प्लेट सेपरेशन में क्या है, देखो एक ही फॉर्मूला याद रखोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। तो आप सिर्फ क्या याद रखोगे कि Q बराबर CV होता है, और यहाँ पर चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है ε0 A/d, और यहाँ पर V से मल्टीप्लाई करेंगे। C बराबर क्या है, देखो C बराबर ε0 A/d है। अगर ये दो फॉर्मूला याद है तो इसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर Q बराबर है ना, C की वैल्यू रख दिया है ε0 A/d, और यहाँ पर क्या था V, तो V को छोड़ दिया है। तो अगर दो फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से सारे चीज ड्राइव कर सकते हो। अब देखो V बराबर Q/C है, Q और C की वैल्यू को रख के डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप कोई एक चीज याद रखोगे तो ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करना इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, Q बराबर CV और C बराबर ε0 A/d। ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और नीट में पूछ रखा है। फोर्स होता है Q²/2A∠0। कहेगा कि अगर दो प्लेट के बीच का एरिया बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा या कम होगा। तो एरिया नीचे है, बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर चार्ज को बढ़ाओगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आप ऊपर पढ़ लिए हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर मान लो प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। तो कल पढ़े थे कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन में ε0। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, कल की क्लास में बताया था। तो सिग्मा की जगह मैंने क्या किया, Q अपॉन में A रख दिया। अब यहाँ पर Q अपॉन में A∠0 आ गया। अब यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, CV, तो CV अपॉन में A∠0 आ गया। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला के अंदर घुस के ऑप्शन के पास पहुंचने आना चाहिए, ठीक है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C बराबर 4πε0R। R बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, R घटाओगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस याद रखोगे। अगर A और B डिस्टेंस में दिया होगा तो C बराबर 4πε0 AB अपॉन में B माइनस A हो जाएगा। बाहर वाला में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर वही चीज लिखा हुआ है। अगर मान लो अर्थिंग लगा दिया तो अर्थिंग के केस में ये याद रखोगे, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन यहाँ फॉर्मूला याद रखोगे कि अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस है तो 2πε0 L ln अपॉन में B/A। जेई में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, नीट में आज तक नहीं पूछा। अब उसका मन वो पूछ भी सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप का मतलब है, मान लो छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा है और मेरा पहला क्वेश्चन ही यही से होगा जो अभी मैं करवाऊंगा। तो छोटे छोटे ड्रॉप है और इसको क्या कर रहा है, बिग ड्रॉप बना दे रहा है। तो R जो होगा n की पावर 1/3, नहीं भी याद रहेगा तो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे क्वेश्चन कर लोगे, तो आप इसको छोड़ सकते हो। डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन कैपेसिटर, तो बस इतना याद रखना कि अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या बढ़ेगा, सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या बढ़ेगा, सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। फोर्स क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। बस ये ट्रिक अपने माइंड में रखना। डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, पोटेंशियल कम होता है, फोर्स कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो वही चीज यहाँ पर दे रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन कैपेसिटर, बैटरी रिमूव और बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड का केस है। तो आपको ये इस पे ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा और वही पोटेंशियल यहाँ पर कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। ये
याद रखना है। डाई इलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर, पेपर टफ बनाएगा तो यहाँ से डाल सकता है क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है, आसान है। देखो डाई इलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो आपको पता है कि डाई इलेक्ट्रिक जितना डालेंगे उतना टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा के, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो वही सी डैश क्या हुआ के सी हो गया, सी की वैल्यू ये रख दिया है। तो अगर सिंपल के डाला तो ये होगा, अब क्या करेगा बीच में थिकनेस डाल देगा कि इसके साथ थिकनेस है और इसके साथ डाई इलेक्ट्रिक के है, तो बस कैसे याद रखोगे, देखो सी डैश निकालना है मतलब नया कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर इस तरह का डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया टी थिकनेस के साथ, तो आप लोग जानते हो कि ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए आता है। अब क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लेना, तो डी माइनस टी प्लस क्या करोगे, टी इसका थिकनेस लोगे और इसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर मान लो कि K1 K2 K3 है, T1 T2 T3 है, वही फॉर्मूला लगाओ, सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर रहेगा। अब क्या करोगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, और भी है क्या, हाँ आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर ये लास्ट टॉपिक होगा, सुनो। इसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। सीरीज अगर दो कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइंट है तो 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल दोनों में बट जाता है। सीरीज में याद रखना, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। स्पेशल केस है, अगर मान लो कि C1 और C2 दो कैपेसिटर है सिर्फ और सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को जोड़ देना, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/C है। मान लो कहेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो V1 क्या करोगे, देखो जहाँ पर पूछा है दूसरे वाले कैपेसिटेंस को ऊपर रखना, टोटल कैपेसिटेंस को जोड़ देना और टोटल पोटेंशियल से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा कि V1 कितना है। अगर V2 पूछेगा, C1 C2 की वैल्यू दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, जहाँ पूछ रहा है दूसरे वाले कैपेसिटेंस को लेना, V2 है ना, तो C1 को लेना, C1 अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस और वोल्टेज से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल तो आसान है, पैरेलल में क्या करोगे, अगर पैरेलल है तो सी इक्विवेलेंट सबको जोड़ देना, सी इक्विवेलेंट अगर सेम कैपेसिटेंस है तो NC हो जाएगा, मतलब अगर ये सब बराबर है तब। अब यहाँ पर चार्ज डिवाइडर रूल क्या कहता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C जानते हैं। अगर कहेगा कि मान लो Q1 निकालो, तो Q1 के लिए क्या करोगे, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 के लिए क्या करोगे, C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू Q। अगर कब है ये, अगर यहाँ पर मान लो देखो कहेगा कि इसमें चार्ज Q1 कितना है, तो C1 रखना, मतलब पैरेलल में सेम कैपेसिटर रखते हैं और सीरीज में दूसरा वाला कैपेसिटर रखते हैं, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। तो ये एक बार देख लेना आप, है ना। नेक्स्ट है आपका केस 1 कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। हाँ, देखो केस 1 है कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर, जब पोलारिटी दोनों कैपेसिटर का क्या है, सेम है। तो इसमें आपका इनिशियल एनर्जी, हीट लॉस, फाइनल एनर्जी, तो इसमें आपसे पूछेगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो C1 V1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन में 2, बस ऐड कर दिया है। फाइनल क्या होगा, हाफ C1 C2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये तो एक बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया था कि अगर दोनों का पोलारिटी सेम है तो एनर्जी लॉस क्या आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये है जब पोलारिटी आपका अलग अलग हो तो V कॉमन, यानी कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, एनर्जी लॉस उसका जस्ट वहां पर माइनस था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो देख लेना कि पोलारिटी सेम है तो क्या है, अगर पोलारिटी अपोजिट है तो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो ऐसे में थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी समझ लो क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस आता है और यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 C4, तो अगर C1 बाई C3 का रेशियो, C1 बाई C3 का रेशियो बराबर आ गया C2 बाई C4 के रेशियो के, तो VA और VB का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है और उस केस में इस कैपेसिटेंस का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब आ गया